हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सर हम अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत शानदार हूँ। और मुझे बताइए बताइए भाई और बहनों, कैसा लगा आपको? पहले का लेक्चर पढ़ गए सर? बिल्कुल समझ में आ गया सर। तो ठीक है, अगला कदम बढ़ाते हैं बिजनेस रिस्क की तरफ। राइट। तो दोस्तों रिस्क के बारे में बात करते हैं। रिस्क रिस्क दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ है। बिना रिस्क के हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप जितना रिस्क लेंगे अपनी लाइफ में अच्छे कामों में उतना ही तरक्की करेंगे। तो शुरू करते हैं, आइए। सर रिस्क क्या होता है आप जानते ही हो। सबसे पहला रिस्क का मतलब है पॉसिबिलिटी, है ना। सबसे बड़ी बात ये बिल्कुल रट्टे लगा लेना, इसको घोट के पी लेना, जी के पी एल कर लेना, इसको जी के पी एल। सर जी के पी एल क्या होता है सर? घोट के पी लेना, इसको भैया घोट के पी लेना। रिस्क मीन्स पॉसिबिलिटी दैट बिजनेस में फेल टू अर्न द प्रॉफिट। बिजनेस शायद इस लायक ना रहे कि मैं प्रॉफिट कमा सकूं या लॉस से बाहर आ सकूं, यही रिस्क है। और रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है कि नहीं बात? तो रिस्क क्या है? अब देखो, रिस्क होते हैं भैया दो तरह के, स्पेकुलेटिव बिजनेस रिस्क और प्योर बिजनेस रिस्क। ठीक है, यानी स्पेकुलेटिव बिजनेस तो इक्वल चांस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट या इक्वल चांस ऑफ लॉस, यानी कि 50% चांस है मेरा प्रॉफिट कमाने का और 50% ही चांस है मेरा लॉस होने का। सर ऐसा कब होता है? इट अराइज बिकॉज ऑफ चेंज इन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है जी बात, राइट। चेंज इन एक्सटर्नल फोर्स, जैसे कि सर, जैसे कि कोई भी कंडीशन है ना मार्केट में चेंज हो जाए, राइट। जैसा इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, डिमांड सप्लाई, डिमांड बदल जाए, ठीक है ना। तो अगर डिमांड और कंज्यूमर की प्रेफरेंस ही चेंज होगी, पता लगा मेरे बिजनेस की डिमांड बहुत बढ़ गई, तो भैया प्रॉफिट होगा। डिमांड घट गई तो लॉस होगा, इक्वल चांस है कि नहीं बात? टेस्ट, फैशन में चेंज हो जाना, फैशन। दूसरा एग्जांपल क्या लिखोगे सर? फैशन। भैया पहले चलती थी बेल बॉटम, जमीन से खुली खुली पैंटें। बच्चन साहब की पिक्चर देखी होंगी आपने, अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, है कि नहीं बात? और अब चल रही है नैरो बॉटम, चिपकी चिपकी सी, है कि नहीं बात? राइट। तो अगर फैशन में चेंज आ गया तो मेरे पुराने चीज़ों का, है ना, सामान का आउटडेट या वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, फिर मुझे वो फेंकने पड़ेंगे। ये होता है स्पेकुलेटिव, है ना, लॉस, जिसमें इक्वल चांस होता है आपके लॉस होने का या फिर आपके लॉस नहीं होने का। एक होता है प्योर बिजनेस लॉस। भैया प्योर बिजनेस लॉस का मतलब होता है या तो लॉस होगा या होगा ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हो? या तो लॉस होगा, आइदर ओनली लॉस और नो लॉस, यानी प्रॉफिट जैसी कोई चीज नहीं है। जैसे कि भैया स्ट्राइक, हड़ताल कर दी, तोड़ फोड़ कर दी वर्कर्स ने, तो तोड़ फोड़ कर दी, हड़ताल कर दी, तो लॉस हो गया, है ना। बिजनेस में नहीं हुआ तो कोई लॉस नहीं होगा। यानी कि अगर हड़ताल नहीं है मेरे बिजनेस के अंदर तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन लॉस भी नहीं हो रहा, तो यानी कि लॉस होगा या फिर लॉस होगा ही नहीं। दूसरा क्या हो सकता है? चोरी। चोरी चोरी जब नजरें मिली, ये वो वाली चोरी नहीं है बे, है कि नहीं बात? चोरी यानी कि अगर चोर आया और बिजनेस से सामान चुरा के ले गया, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, है ना, बिल्कुल ऐसे ही सामान भी, है ना, चुरा के ले गई गोरिया, राइट। तो या तो वो चोरी हो गया तो लॉस ही होगा, या फिर चोरी नहीं हुआ तो कोई लॉस नहीं है, पर कहीं प्रॉफिट इन्वॉल्व नहीं हो रहा। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि अगर मेरे गोडाउन में चोरी नहीं हुई तो मुझे प्रॉफिट हो गया ना। प्रॉफिट कैसे हो गया? चोरी ना होना प्रॉफिट थोड़ी होता है कि नहीं बात? हाँ, लेकिन चोरी होना क्या हो जाएगा? लॉस माना जाएगा। तीसरा एग्जांपल देखो, आग लगना, फायर। ठीक है, आग लगना, फायर होना, है ना। यानी कि अगर फैक्ट्री में आग लग गई तो लॉस होगा, अगर फैक्ट्री में आग नहीं लगी तो लॉस नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते कि फैक्ट्री में आग नहीं लगी तो मेरा प्रॉफिट हो गया। फैक्ट्री में आग ना लगना कोई प्रॉफिट नहीं। सोचो अगर आपकी दुकान है या आपके घर के आसपास कोई भी दुकान है, अगर वहां पे आग नहीं लगी, है ना, और जिंदगी में, है ना, कभी लगेगी भी नहीं, हम यही उम्मीद लेते हैं, तो अगर आग नहीं लगी और पूरी जिंदगी कभी लगी भी नहीं तो मेरा फायदा थोड़ी हो उससे, ठीक है ना, राइट। मेरा फायदा तब होगा जब मैं बिजनेस से कमाऊंगा, लेकिन आग लग जाए तो लॉस जरूर हो जाएगा। इसे बोलते हैं प्योर बिजनेस रिस्क, या तो लॉस होगा या होगा ही नहीं। ठीक है, समझ गए सर? बहुत डिटेल में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम्पल आपको मैं लिखवा चुका हूं। फिर बिजनेस का नेचर क्या होता है? बिल्कुल सिंपल, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल सिंपल। बिजनेस का नेचर क्या होगा? देखो, एक तो बिजनेस का नेचर पार्ट एंड पार्सल है, यानी कि बिजनेस है तो रिस्क है, ठीक है ना। बिजनेस और रिस्क
बिजनेस और रिस्क एक ही गाना गाते हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। ठीक है जी बात। या फिर तू जहाँ मैं वहाँ बन के तेरा आसमां, या फिर हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, ये गाने गाते हैं ऐसे। ठीक है ना। तो बिजनेस और रिस्क एक साथ चलते हैं। आप रिस्क को कम कर सकते हैं, रिस्क कैन बी रिड्यूस बट रिस्क कैन नॉट बी डिलीट या एलिमिनेट। एलिमिनेट नहीं हो सकता रिस्क, पर रिड्यूस किया जा सकता है सेफ्टी मेजर के साथ, है कि नहीं बात। रिजल्ट किस तरीके से रिस्क हो सकता है सर? ह्यूमन रिस्क, स्ट्राइक पे चले गए, चोरी हो गई। बिजनेस की अनसर्टेनिटी, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई। सबसे ज्यादा रिस्क पता है किसके साथ है? प्लास्टिक इंडस्ट्री के साथ। सोचो, गवर्नमेंट ने कह दिया प्लास्टिक बैन, भैया प्लास्टिक बैन। जो लोग प्लास्टिक की पॉलिथीन बना रहे हैं, प्लास्टिक मेटल बना रहे हैं, वो बेचारे टेंशन में चलते हैं, दिन रात नींद नहीं आ पाती उन्हें। कल को गवर्नमेंट ये ऑर्डर निकालते हैं प्लास्टिक के सारा सामान बैन, तो भैया खिलौने भी नहीं बिक पाएंगे, है कि नहीं बात। तो ये होता है बिजनेस का अनसर्टेनिटी रिस्क। या फिर अर्थक्वेक, फ्लड, कांजी लाल जी मेहता, ओ माई गॉड, याद होगा है ना। अगर क्या हो गया सर, आग लग गई, अर्थक्वेक आ गया वो। ठीक है। या फिर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, सरकार चेंज हो गई तो पता लगा स्टेट का बिजनेस क्या हो गया, खत्म कर दिया गया। उस पर्टिकुलर एरिया में गवर्नमेंट ने एक रूल निकाल दिया कि भाई ये बिजनेस नहीं करना। जैसे यूपी में हुआ था रिलायंस के साथ, मायावती गवर्नमेंट थी तो रिलायंस के पेट्रोल पंप मायावती सरकार ने बंद करा दिए थे। तो ये भी क्या है? पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है। लिख लेना एग्जांपल, रिलायंस पेट्रोल पंप क्लोज्ड बाय मायावती सरकार इन यूपी। फिर एक डायरेक्ट रिलेटेड रिस्क होता है। सर डायरेक्ट रिलेटेड रिस्क क्या होता है सर? यानी कि एक बात ध्यान रखना, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे ना, उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट कमाने का फायदा मिल सकता है। देखो, हायर द रिस्क है, हायर द रिटर्न है। अगर आप फॉरेन जाके डील करोगे तो समुद्र का रिस्क लेना पड़ेगा, तो ज्यादा रिस्क होगा तो रिटर्न भी, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। डायरेक्ट रिलेशन है, याद रखना। जितना ज्यादा रिस्क लोगे आप, उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चांस होंगे। शेयर मार्केट, पैसा आपने शेयर मार्केट में लगाया तो प्रॉफिट कमाने के चांस ज्यादा हैं, क्योंकि वहां पर रिस्क ज्यादा है पैसा डूबने का, तो प्रॉफिट कमाने का भी चांस ज्यादा है। बैंक में पैसा डाल दो, बैंक में पैसा सेफ है, रिटर्न कितना मिलेगा? 4% 5%। तो रिस्क कम है बैंक में, क्योंकि पैसा सेफ है, तो रिटर्न भी कम है। शेयर मार्केट में रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है, इसलिए शेयर मार्केट में बिजनेस करोगे तो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। और डिग्री ऑफ रिस्क, डिग्री ऑफ रिस्क तो भैया इन्वॉल्व होता है बिजनेस टू बिजनेस। जैसा आपका बिजनेस होगा वैसा ही आपका रिस्क होगा। रिस्क किसके ऊपर डिपेंड है? आपके बिजनेस के ऊपर। कपड़े का बिजनेस है, कोई रिस्क नहीं है, कपड़ा तो लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। लेकिन अगर रिस्क ऐसा है कि आपकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट हो गई, जैसे मोबाइल, तो भैया बताओ, क्या आज से 1 साल के बाद वो वाला मोबाइल मार्केट में बिकता हुआ दिख जाएगा जो आप आज आपके हाथ में है? आईफोन, मान लो अगर मार्केट में आईफोन 11 है, ठीक है, तो क्या आज से 10 साल के बाद लोग आईफोन 11 खरीदेंगे? क्या तुम पहला आईफोन खरीद रहे हो? तो यही रिस्क है कि आपका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि हर 6 महीने के बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। आप अगर आज नया मोबाइल लोगे तो 6 महीने पुराना, है कि नहीं बात, 6 महीने पुराना मोबाइल नहीं खरीदोगे, आप सोचोगे लेटेस्ट लूंगा जो इसी दाम में मिलेगा। तो दोस्तों यही होता है डिग्री ऑफ रिस्क, राइट। कितना रिस्क आपके बिजनेस में इन्वॉल्व है ये आप समझ चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ चुके हैं आप कि मोबाइल, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती हैं। अगला टॉपिक आता है सर कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, यानी बिजनेस रिस्क के क्या कारण हैं, क्यों, आखिर क्यों भाई, क्यों बिजनेस में रिस्क होता है और किस तरह का होता है। सबसे पहला देखो नेचुरल कॉज, ये तुम्हें पता ही है। इसके लिए आप चाहे तो एक मूवी देख सकते हैं, राइट, कांजी लाल जी मेहता वाली, याद आ रही होगी आपको, ओ माई गॉड, ठीक है जी, जिसमें कांजी लाल मेहता जी को क्या होता है, बिजनेस का रिस्क होता है, दुकान गिर जाती है और एक्ट ऑफ गॉड वो उसे नाम देते हैं, क्योंकि भैया बिजली गिर गई, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड, है ना, ये सब किसके आगे आते हैं सर? ये सब एक्ट ऑफ गॉड के अंदर आते हैं। और यही बिजनेस रिस्क है हमारा कि भाई अगर दुकानें मेरी समुद्र किनारे हैं तो कहीं तूफान ना आ जाए, ठीक है। और अगर मैंने बिजनेस खोल रखा है भैया जापान में, ठीक है ना, जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। तो जापान में सबसे खतरनाक चीज क्या है?
सर वहाँ पे अर्थक्वेक बहुत आते हैं और बहुत ज़्यादा है, हेक्टर में आते हैं, तो वहाँ पे बिजनेस रिस्क है भाई, अर्थक्वेक में ना फंस जाऊँ मैं। समझ में आई बात? तो ये रिस्क होते हैं हमारे नेचुरल रिस्क, ठीक है, राइट। बिजली गिर गई, अगर आप एक ऐसे देश में जाएंगे जब बहुत ज़्यादा बिजली गिरती है ना, वहाँ मुंबई, राइट, तुम्हारी यादें एकदम मुंबई के बरसात की तरह हैं जो बंद ही नहीं होती, राइट। बिल्कुल उसी तरीके से कि भाई मुंबई की बारिश जो कभी बंद ही नहीं होती और पानी भर जाता है, रिस्क है छोटे छोटे बिजनेसमैन को कि उनके घरों में और उनकी दुकानों पे पानी भर जाता है। यही होता है नेचुरल रिस्क। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। इसके अलावा एक होता है ह्यूमन रिस्क। ह्यूमन रिस्क आप देख समझ ही रहे हैं कि भैया स्ट्राइक पे चले गए, दंगे हो गए, ठीक है। इसके क्या एग्जाम्पल लिखेंगे सर? सर इसके एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं केयरलेसनेस स्ट्राइक, दंगे, रियॉट्स मतलब सर दंगे हो गए, और सम अदर ह्यूमन कॉजेस, कुछ अदर ह्यूमन कॉज भी होते हैं जैसे कि ये। अब बताओ भाई को गुस्सा आ रहा है नहीं आ रहा? एंग्री मैन कि भैया लैपटॉप नहीं चल रहा या कीबोर्ड नहीं चल रहा तो दबा दबा के, है कि नहीं बात, जान निकाल दी उसकी, फेंक के मारा, राइट। ये ह्यूमन कॉज है, क्योंकि अपना होता तो ऐसा नहीं करता, लेकिन कंपनी का है तो भैया फेंक के मार दे, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कॉज। उम्मीद है समझ में आ चुकी होगी बात। और सर क्या लिख सकते हैं इसमें? लिख दो आप, क्या कहते हैं, छोटी छोटी चोरी को हम बोलते हैं एम्बेजलमेंट, ठीक है ना, राइट, वो लिख दो। केयरलेसनेस लिख दीजिए, डिसऑनेस्टी लिख दो, ठीक है। मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी लिख दो कि भैया काम करना नहीं चाहते। तो ह्यूमन कॉज में इस तरह के रिस्क होते हैं, अब आप समझ ही चुके हैं। फिर आता है जी हमारा इकोनॉमिक कॉज। अब इकोनॉमिक्स कॉज की बात करें तो जितनी भी आपने माइक्रो इकोनॉमी पढ़ी ली है अपने साथ, ठीक है, जितनी भी चीजें आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी हैं वो सब इकोनॉमिक कॉज में आती हैं। जैसे रिस्क किसका है? सर डिमांड डाउन हो जाएगी, सर डिमांड ना गिर जाए सर मेरे प्रोडक्ट की, ये भी तो रिस्क है, ठीक है। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं कहीं उसकी डिमांड डाउन हो गई तो हो लिया काम। जैसे हुआ किसके साथ? सबसे बेस्ट एग्जांपल है मैगी, मैगी मैगी, ठीक है। भैया बच्चन साहब मैगी का ऐड कर रहे हैं, सेलिब्रिटी मैगी का ऐड कर रहे हैं, आटा मैगी ये वो, पता लगा लेड की मात्रा इतनी ज्यादा निकली कि मैगी को बैन कर दिया गया। उस साल पहली बार नेस्ले कंपनी को लॉस हुआ, ठीक है ना, जिसकी वजह से मैगी की डिमांड बिल्कुल समझ लो इक्वल टू जीरो हो गई। कई महीनों तक तो मैगी ही लोगों ने खाई नहीं। खैर अब आजकल तो आप सोच सकते हैं खाना शुरू कर दिया होगा, राइट। तो ये होता है इकोनॉमिक कॉज। अब ये चाहे कंपटीटर की वजह से हो, पॉलिटिक्स की वजह से हो, राइट, ठीक है, या प्राइस डिमांड सप्लाई की वजह से हो, कंज्यूमर के प्रेफरेंस की वजह से हो। पॉलिटिक्स कैसे? जैसे हमारे यूपी में हुआ, ठीक है ना, यूपी में रिलायंस के पेट्रोल पंप को बंद करा दिया गया था जब यूपी में मायावती की सरकार थी, राइट। तो पॉलिटिकल कॉस्ट था, मायावती गवर्नमेंट का डिसीजन था, भाई हमारी स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि यूपी में रिलायंस के पेट्रोल पंप नहीं खुलेंगे। तो ये हमारा हो गया इकोनॉमिक रिस्क। ऐसे ही अगर आपको याद हो, खैर आपको तो याद नहीं होगा, पापा से पूछना, पापा बैटरी उल्टे लगाइए तो बम कैसे फटेगा पापा। 1971 में जनता पार्टी, है ना, जनता पार्टी जब रूलिंग में आई तो उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक काम किया। कोको कोला इंडिया में आ चुकी थी तो कोक और अदर एमएनसी को उन्होंने इंडिया से भगा दिया, ठीक है ना, इंडिया से भगा दिया, भागो यहां से, राइट। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही अगर ये फिर से हमने इंडिया में इनको जगह दे दी तो भैया ये फिर से हमारे ऊपर कब्जा कर लेंगे, है ना, हमें गुलाम बना लेंगे। इसलिए उन्होंने भगा दिया कि भैया विदेशी नहीं स्वदेशी अपनाओ। तो ये सारे किस में आते हैं? इकोनॉमिक कॉजेज में आते हैं। उम्मीद है बात आपको समझ में आ चुकी होगी। सर और क्या लिख सकते हैं एग्जाम में? एग्जाम्पल जो मैंने बताया वो तो लिख ही दो। साथ में टैक्स का रेट हाई हो गया, ये भी इकोनॉमिक कॉज में आएगा। बैंक ने इंटरेस्ट का रेट बढ़ा दिया कार लोन पे, बिजनेस लोन पे, ये भी इकोनॉमिक कॉज में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह की चीजें आपके इकोनॉमिक कॉज में आती हैं। अदर कॉजेज में क्या आएगा सर? अदर कॉजेज में आएगा, ठीक है, कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या हो गया, फ्लक्चुएशन एक्सचेंज रेट, इस तरह की चीजें आ जाएंगी कि भैया बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, राइट,
ठीक है, एक्सचेंज रेट यानी कि डॉलर का रुपीस में क्या हमने हमारा इंपोर्ट का बिजनेस में पता लग रहा है डॉलर में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, बजट में अमेंडमेंट आ गई है ना, जैसे इनकम टैक्स की अमेंडमेंट आ जाती हैं तो पता लगा भैया उसमें कोई हमसे माफ़ी छीन ली गई, टैक्स की छूट को छीन लिया गया, जीएसटी का रेट बढ़ा दिया गया। मतलब इस तरह की छोटी मोटी कुछ भी चीज़ें हो सकती है जो अदर कॉजेज में आप लिख के आएंगे। उम्मीद है बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि बिजनेस में 4 तरह के रिस्क कहलाए जाते हैं और चारों की पिक आपके सामने है। आप जिस भी नोट से पढ़ रहे हैं उससे पढ़ते रहें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। राइट, नेचुरल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, ह्यूमन कॉज और अदर कॉजेज। हाँ जी सर, मजा आ गया। और एक बात ध्यान रखना, अगर अपनी जिंदगी में अगर आप अपने बैंक के पैसों में काउंटिंग कर सकते हैं, हाथ से गिनने लायक हैं, सॉफ्टवेयर से नहीं, हाथ से अगर आप पैसे गिन सकते हैं 2-2 हज़ार की गड्डी, तो इसका मतलब अभी जिंदगी में बहुत काम बाकी है। इफ यू कैन काउंट योर मनी देन गो बैक टू वर्क। जब तक मेहनत करनी है, जब तक आप ये ना बोल दो सर इतना पैसा कमा लिया, अगर बैंक वालों ने सारा पैसा मुझे ला के दे देना मेरे घर पे तो कई दिन निकल जाएंगे नोट गिनने में। मशीन चाहिए मुझे नोटों के लिए, हाथों से नोट गिन नहीं पाऊंगा। जिस दिन आपने ये अपने मन में ठान ली कि भाई हाथों से नोट नहीं गिन पाऊंगा, उस दिन आप सक्सेसफुल होंगे। उस दिन देख लेना अपने मम्मी पापा की आंखों में चमक क्या होती है। राइट, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने घर वालों को आसमान की ऊंचाइयों पे बैठाएंगे, ठीक है ना, और उन्हें जीने का मकसद देंगे। राइट, कि सर मैंने वो किया है जो बाकी लोग नहीं कर पाते, तो ही मेरा पर्पस और आपके घर वालों का पर्पस सॉल्व होगा। ठीक है, राइट। तो एक बात हमेशा याद रखना, जो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं और समझाता हूं कि भाई अपने आप को 5 साल के बाद देखो, अपने आप को 5 साल के बाद कहां पाते हो। वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, अगर 5 साल के बाद मैं कहां देखता हूं कि भैया जब भी मैं कोई भी खरीदारी कर रहा हूँ, स्पेशली अपनी मम्मी के लिए जब कोई साड़ी ले रहा हूँ ना, ठीक है, तो अपनी मम्मी को ये बोल दूंगा, मम्मी सीधा हाथ रखो साड़ी पर। दुकानदार से ये बोल दूंगा, पैसे मत बोल दियो अपने मुंह से, और मम्मी प्राइस टैग देखने की जरूरत नहीं है, कितने रुपए की हो ये दिक्कत और ये किल्लत मैं दूर कर चुका हूं। तब होगा असली मजा जिंदगी जीने का। अगर मैं घर वालों के लिए, अपनी मम्मी के लिए भी ये सोचते रहे ना कि ये साड़ी दिलाऊंगा 1000 की, 2000 की, मम्मी 10,000 की, 20,000 की मत देख लेना, तो जिंदगी बेकार है। इस मकसद से जियो कि अगर घर वालों को कुछ दिलाना है तो प्राइस टैग नहीं देखना है। सर कसम है तुम्हें इस बात की कि प्राइस टैग अगर देखा तो जिंदगी में मेहनत अभी बची है, रुक मत जाना। ठीक है, तो अगर मेरे सामने होते तो मम्मी कसम दे देता, और सामने नहीं भी हो तो भी तुम्हें इस चीज की कसम। राइट, तो कसम खा लो, प्राइस टैग नहीं देखेंगे कभी भी। इतनी मेहनत करनी है और बढ़ते हैं, इसी कदम को आगे बढ़ाते हैं। स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किन किन बातों का मुझे ध्यान रखना है। राइट, किन किन बातों का मुझे ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, सर पहले मैं देखूंगा कौन सा बिजनेस करूं। ठीक है जी, धीरू भाई अंबानी रिलायंस, आपको पता रिलायंस का सबसे पहला बिजनेस कपड़े का था। रिलायंस ने सबसे पहले कपड़ा बनाना शुरू किया, रिलायंस टेक्सटाइल के नाम से। ठीक है, और एक फिल्म आई थी धीरू भाई अंबानी जी के ऊपर, गुरु, अभिषेक बच्चन की, जरूर देख लेना। हर कॉमर्स वाले बच्चे को ये गुरु फिल्म देखनी मस्ट होती है, मस्ट। इतनी सारी चीजें मैं आपको इस फिल्म के एग्जाम्पल से दूंगा, ठीक है ना, राइट, कि आपको समझ में आ जाएगी बात। सर गुरु फिल्म देखकर हम ये समझ जाते हैं कि आप कहाँ से एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो समझना अगले चैप्टर से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल कर ये फिल्म देखनी है। अगले चैप्टर में इस फिल्म के मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाला हूँ। ठीक है सर, देख लेंगे। तो ऐसे ही जैसे धीरू भाई अंबानी ने कपड़े का बिजनेस शुरू किया, ऐसे आपको सोचना है कपड़े का करूं, लोहे का करूं, स्टील का करूं, लकड़ी का बिजनेस करूं, किस तरह का बिजनेस करना है। सर्विसेज, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो ये क्या होगा, सर्विस इंडस्ट्री में आएगा, तो पढ़ा दूं, टीचर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, इस तरह की चीजें आपको चूज करनी पड़ेगी। उम्मीद है बात आपको समझ में आ चुकी होगी। दिस इज द फोरमोस्ट, सबसे पहला डिसीजन यही होता है कि मैं कौन सा बिजनेस करूं। राइट, और मेरे को क्या कंसीडर करना है कि उसमें प्रॉफिट कितना होगा, कितनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, और मैं उसमें कैसे काम करूंगा। राइट, जैसे आपने डिसाइड कर लिया, अगला स्टेप आपका आएगा स्केल,
यानी कि कितना फैलाव, किस स्केल तक, कितना बड़ा बिजनेस आप करेंगे। एक बार आपने बिजनेस की लाइन सेलेक्ट कर ली, ठीक है ना, आपको डिसाइड करना है कि आप कितने लार्ज, यानी एक तरीके से बोला जाए तो सर मैं कितनी ब्रांचेस खोलूं, ठीक है, 1 ब्रांच 2 ब्रांच इंडिया में खोलूं, इंडिया के बाहर खोलूं, किस हद तक मैं अपने हाथ फैला सकता हूं। और उससे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, उससे ज़्यादा ज़रूरत है भैया लोकेशन। लोकेशन पे आप ध्यान दें, अगर दुकान सस्ती भी मिल रही है और बैठे हो जंगल में तो भैया मोगली आएगा बस सामान खरीदने, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है फूल खिला है, तो मोगली को कितना सामान बेच लोगे। लेकिन भैया अगर दुकान खुली है चांदनी चौक में, ठीक है, दिल्ली के बच्चे जो सुन रहे हैं, चांदनी चौक में, समझ गए ना, या कनॉट प्लेस में, सीपी में, तो भैया भले ही दुकान महंगी मिल रही हो पर आपको पता है वो लोकेशन ऐसी है जहां से दिल्ली के नहीं, दिल्ली के बाहर के लोग भी बिजनेस करने आते हैं, सामान खरीदने आते हैं, राइट। तो लोकेशन पे देखो कितना ज़्यादा ध्यान रखना है। तो लोकेशन बहुत जरूरी है, अप्रोप्रिएट लोकेशन होनी चाहिए जहां तक ग्राहक आसानी से पहुंच सके। और अगर आप फैक्ट्री लगा रहे हैं तो भैया वो लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ रॉ मटेरियल पहुंच सके, लेबर पहुंच सके, ट्रांसपोर्टेशन हो, वहाँ पे बिजली हो, सड़कें हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, समझ रहे हो, ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते ही हैं। तो बैकवर्ड एरिया में अगर मैं फैक्ट्री लगा रहा हूँ तो पता लगा वहाँ सड़कें नहीं है, तो जाओ कहाँ से कर लोगे, बिजली नहीं आ रही भाई, तो फिर है कि नहीं बात, आप सामान कहाँ से मंगा लोगे। ट्रक वाला कह रहा है भैया मैं नहीं आऊँगा, रास्ते में लूट लेते हैं, वहाँ खतरनाक जगह है, ठीक है, तो पता लगा भैया इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है ही नहीं, राइट। तो इसका मतलब ये है कि आपको लोकेशन बहुत सही तरीके से चूज करनी है, चाहे आप एक दुकानदार हो, चाहे आप एक फैक्ट्री खोलने वाले हो। फिर भैया आता है मेरा घर से तो सारा पैसा दे नहीं सकता, ठीक है, मेरी फैक्ट्री में लगेंगे 100 करोड़ रुपए, कितने लगेंगे 100 करोड़, तो भैया फाइनेंस, पैसा कहाँ से आएगा ये बताओ भाई साहब, पैसा कहाँ से आएगा, राइट। सबसे पहला सोर्स होता है पैसे का, भैया मैं तो अपने घर से दूंगा, घर में अगर पूरा नहीं हो पा रहा तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं अगर आप छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं। और अगर आप बिल्कुल बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं तो याद रखना पैसा आप ले सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर से, यानी अपने कंपनी के शेयर मार्केट में बेचें शेयर्स। शेयर होल्डर आपको क्या देगा, शेयर होल्डर आपको पैसा देगा, आप उसको शेयर दे देना, वो आपको पैसा दे देगा। अपने बिजनेस को इतना बढ़िया चलाओ कि उसको शेयर्स के बदले जो उसने पैसे दिए आपको, आप उसको अच्छा तरीके से प्रॉफिट दे सकें, आप प्रॉफिट कमाएं और उसको बांटेंगे, भाई ये ले अपना हिस्सा, है कि नहीं बात, राइट। या फिर एक और तरीका है जो धीरू भाई अंबानी, सॉरी मुकेश अंबानी ने कुछ ही दिन पहले किया, उन्होंने अपने बिजनेस जियो, तो जियो दन दनादन, तो भैया जियो के साथ क्या किया, सर क्या किया जियो के साथ, भैया जियो के 9.99% शेयर, ठीक है, किसको बेच दिए, भैया न्यूज़ सुन लिया करो बिजनेस की, तभी एग्जाम्पल लिख के आ पाओगे एग्जाम में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होने चाहिए बिजनेस के। सर फेसबुक को बेचे हैं 43,000 करोड़ में, करोड़ है ना, करोड़ बोलने में मजा नहीं आता ना इसलिए करोड़, 43,000 करोड़ रुपए में फेसबुक को इतने शेयर बेचे, नहीं फेसबुक ने जियो को इतने करोड़ रुपए दिए हैं। आप सोचो, सोच सकते हो आप, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, 43,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया। ये होता है फाइनेंस के बारे में सोचना, कहां से पैसा इकट्ठा करो। रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी पुरानी कंपनी है कि फेसबुक ने उनको इतने रुपए दे दिए। आप नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने घर से लाए पैसा, या फिर आप केयरफुल एनालिसिस करें कौन मुझे देगा, जैसे बैंक से लोन ले सकते हैं। अब भैया पैसा भी आ गया, बिजनेस के बारे में सोच भी लिया, लोकेशन भी चेक कर ली, ठीक है, पैसा भी इकट्ठा हो गया। पैसा 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 करती है, 5 रुपए क्यों मरती है सर, फिर भी मरना तो पड़ता है, पैसा इकट्ठा हो चुका है। फिर भैया पैसा इकट्ठा कर लिया, करना क्या है, बिल्डिंग बनाओगे, मशीनें लाओगे। तो फिजिकल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है क्या चीजें लेके आना, टेक्नोलॉजी, मशीन लेके आना, इक्विपमेंट लेके आना, टूल्स, टेक्नोलॉजी लेके आना, ताकि हम बिजनेस में वो प्रोडक्ट को बना सकें, राइट। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो जिस के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, है ना, मेरे पास कैमरा भी होना चाहिए, है ना, ये टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, तो ये खरीदूंगा ना मैं। फिर आता है प्लांट का लेआउट, किस तरीके से, प्लांट का मतलब जानते हैं, ये प्लांट का मतलब पौधा नहीं है रे, पौधा नहीं है रे पुष्पा, ठीक है, यहाँ प्लांट का मतलब होता है अकाउंट्स वाला, ठीक है ना, प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि एक बिजनेस का, फैक्ट्री का सेटअप। फिजिकल फैसिलिटी हैव बीन टेक केयर ऑफ, लेआउट ऑफ द प्लांट नीड टू बी फाइनलाइज। आपको लेआउट निकालना पड़ेगा कि भाई मैं किस तरीके से कितने एरिया में
फैक्ट्री लगाऊंगा, कितने एरिया में है ना मेरा ट्रांसपोर्टेशन का काम चलेगा, कितने एरिया में गोडाउन बनेगा, ये सारी चीज़ें। फिर भैया सब कुछ तैयार हो गया, लोगों के बिना क्या होगा? बिजनेस। बिजनेस पैसा नहीं भाई, बिजनेस होते हैं लोग, ठीक है ना, राइट। तो 12th में हम ये पढ़ेंगे बहुत अच्छे से ये वाली बात। तो लोग ही बिजनेस होते हैं, बिजनेस से लोग नहीं होते, लोगों से बिजनेस होता है। अगर सारे के सारे लोग स्ट्राइक पे चले जाएं तो भैया बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। ऐसा ही कुछ दिनों पहले हुआ था मारुति के साथ, जब मारुति गुड़गांव मानेसर में सारे के सारे एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए और उन्होंने पूरी फैक्ट्री में आग लगा दी। सबसे बड़ा ज़्यादा नुकसान हुआ था मारुति को मानेसर प्लांट में, ठीक है। आप नेट पे पढ़ सकते हैं मारुति मानेसर, है ना, रियॉट्स डाल के, पहले ही लिंक से डिटेल मिलनी शुरू हो जाएगी। तो मैन पावर आपको चाहिए जो डेडिकेटेड हो। क्या हो सर? मैन पावर बिल्कुल डेडिकेटेड हो, डेडिकेटेड हो, ट्रेंड हो, ठीक है ना, कंपिटेंट, राइट, यानी काबिल हो, ठीक है। मैं तेरे काबिल हूं या नहीं, बिल्कुल ऋतिक रोशन की तरह आपको काबिल लोगों को चुनना है, ठीक है ना। यानी कि HR डिपार्टमेंट बनाया जाता है हर कंपनी में, जिसमें वो ये की काम करते हैं कि भाई मैं उन काबिल लोगों को चुनूं जो मेरे लिए ज़रूरी हैं। अब भैया अगर आप होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको शेफ़ चाहिएगा। आप मोची को ढूंढ लोगे क्या? मोची को बोल दोगे भाई खाना बनाना है, घर पे भी तो बनाता ही होगा तू, आजा। ना मुन्ना ना, किसको जरूरत पड़ेगी आपकी? शेफ़ को, है ना, आपको ढूंढना पड़ेगा। तो कंपिटेंट पर्सन होना चाहिए आपकी फैक्ट्री के हिसाब से, ठीक है। शर्ट बना रहे हैं तो दर्जी को लेके आएंगे, बावर्ची को लेकर नहीं आएंगे। तो दर्जी और बावर्ची में फ़र्क समझें। फिर आता है जी हमारे देश में सबसे खतरनाक चीज़, उस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स कितना है, ठीक है। जैसे लग्जरी प्रोडक्ट पर हमेशा टैक्सेस ज़्यादा होते हैं, राइट। हमारे देश में उसके टैक्स में छूट क्या है, ठीक है। जैसे अगर आप स्कूल के कपड़े बनाते हैं तो स्कूल के कपड़ों पर टैक्स नहीं लगता, GST नहीं लगता। स्कूल के बैग बनाते हैं, टैक्स नहीं लगता। लाइफ सेविंग दवाइयाँ बनाते हैं, जैसे कैंसर की दवाई है ना, राइट, कोरोना वायरस की दवाई, भैया इस पे टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो दुनिया के लिए ज़रूरी नहीं है, जैसे कि अल्कोहल, है ना, शराब, ठीक है। मैं दुनिया वालों शराबी ना समझो, मैं पीता नहीं पिलाई गई है कि नहीं बात, गाना गाते हुए, ठीक है, नशेड़ी लोगों के लिए ये अल्कोहल बना रहे हैं तो भैया उस पर इतने ज़्यादा हाई टैक्सेस होते हैं कि क्या करें। पेट्रोल, ठीक है, ताकि लोग वेस्ट ना करें, इसलिए टैक्सेस पे हाई होते हैं। तो आप देखो आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो अपनी कंपनी के लिए, ठीक है, और उस पर टैक्स प्लानिंग करो कि भाई मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं जिस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस नहीं लेती हो मेरी गवर्नमेंट। तो आपके प्रोडक्ट जो भी है उस पर टैक्स, है ना, प्लानिंग कर ले। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि उस पर कितने टैक्सेस लगने वाले हैं। और फिर अंत में क्या होगा? अंत में एक ही बात होगी, टन 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 टन, बिजनेस शुरू कर दें, ठीक है। मुहूर्त करें, फीता बांधें, मुझे भी बुलाएं, किसी सेलिब्रिटी को बुलाना उसको भी बुलाएं, और फीते को रिबन से कटवाएं, ठीक है। और तालियां बजती रहनी चाहिए, आपका बिजनेस शोरूम खुल चुका है, राइट। तो एंड में तालियां बजेंगी शोरूम खुलने पर। तो आफ्टर कंसिडरिंग द अबव मेंशन फैक्टर अकॉर्डिंग टू सुटेबल डिसीजन, ठीक है जी बात, आप क्या करेंगे? अ बिजनेसमैन कैन कमेंस द ऑपरेशन ऑफ एंटरप्राइज, यानी कि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देगा और बढ़िया तरीके से चलाना शुरू कर देगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ चुकी होगी। रिस्क इस चैप्टर से याद रखना, टाइप ऑफ इंडस्ट्री से क्वेश्चन बनेगा, समझ रहे हो बात को? सर एक बार फिर से बता दो। हाँ बता रहा हूं। एक तो क्वेश्चन बनेगा भैया टाइप ऑफ इंडस्ट्री से, टर्चरी इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, इनको भैया तमीज से ढंग से याद कर लेना, ठीक है जी बात, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा मुद्दा है जी हमारा कौन सा? एक रिस्क वाला भी आप इसमें जरूर याद करें जिस पे क्वेश्चन बनेगा। अब आती है बात, सर कुछ बच्चे कहने लगे सर हमें जो आखिरी टॉपिक पढ़ाया आपने कि भाई बिजनेस को ध्यान में रखते हुए, जो हम किन बातों को ध्यान में रखते हुए बिजनेस को स्टार्ट करेंगे सर, उसे कैसे याद करें? तो बहुत सारे पॉइंट थे, है ना, कैसे याद करेंगे? तो भैया एक सीक्रेट कोड धमाकेदार मैं आपके लिए लेके आया भाई और बहनों, ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखिए। आखिरी टॉपिक का कोड है हमारा फिल्म्स,
पर टैक्स। मजा आ गया सर, मजा आ गया। फिल्म पर टैक्स, ध्यान से, है ना, यही कोड है आपका बिल्कुल जो अभी हमने पढ़ा, फैक्टर जो आपको ध्यान में रखने हैं बिजनेस शुरू करने से पहले। सीक्वेंस में याद करना चाहे आप कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे याद करना है। एफ से देखो क्या बनेगा सर, एफ से क्या बनेगा, एफ से बनेगा नलायको फाइनेंस। पहली बात तो इन दो से, है ना, एफ और आई से देखते हैं, एफ और आई से क्या बनेगा। एफ और आई से बनेगा सर फाइनेंस। सर फाइनेंस का कौन सा पॉइंट था, बैक करोगे वीडियो को तो पता लगेगा सर। फाइनेंस का पॉइंट नंबर हो गया हमारा 4। एल से क्या बनेगा, एल से, एल से बनेगा सर हमारे 2 पॉइंट बनेंगे एल से। सर कौन कौन से 2 पॉइंट है, एक बनेगा पॉइंट नंबर 1 और एक बनेगा पॉइंट नंबर 3, राइट। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3। 1 कौन सा है बताओ, लाइन ऑफ बिजनेस, लाइन ऑफ बिजनेस। 3 कौन सा है हमारा सर, 3 हो गया हमारा लोकेशन। सर लोकेशन, सर लोकेशन कहाँ की लेनी है, चांदनी चौक टू चाइना की तरह चांदनी चौक की लेनी है, राइट। एम से क्या बनेगा, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 सर मैन पावर, मैन पावर यानी लोग, ठीक है, ऐसे होने चाहिए जो आपके बिजनेस को ऊपर ले जाएं, नीचे ना ले जाएं, ठीक है, समझ गए सर। धांसू लोग लेके आएंगे हम, कॉम्पिटेंट और ट्रेंड, राइट। एस से क्या बनेगा सर, एस से बनेंगे 2 पॉइंट, 2 सर 2 पॉइंट्स एस से। पहला देखो क्या बनेगा आपका, स्केल ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ बिजनेस, ठीक है, किस हद तक हाथ पांव मार सकते हैं आप, कितनी दूर तक, विदेश तक चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट नंबर 2। फिर अगला पॉइंट क्या बनेगा, स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, जो सबसे आखिरी पॉइंट था, स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, ठीक है जी बात। पॉइंट नंबर 9 सर पर के पी से क्या बनेगा, पर के सिर्फ पी से बनेगा आपका सर 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 पी से क्या बनेगा, ढूंढो जल्दी। पी से बनेंगे 2 पॉइंट, चलो यही लिख देते हैं सर, पी से बनेंगे 2 पॉइंट। सर पहला पॉइंट बनेगा फिजिकल रिक्वायरमेंट, जिसमें हमें मशीन चाहिए होती है। क्या बनेगा सर, फिजिकल रिक्वायरमेंट, जिसमें मशीनें चाहिए होती हैं, पॉइंट नंबर 5। फिर प्लांट लेआउट, पी से क्या बनेगा, प्लांट लेआउट, समझ चुके हैं सर। और टैक्स में टैक्स अपने आप में ही कौन सा पॉइंट है सर हमारा, पॉइंट नंबर 8। अपने प्रोडक्ट के ऊपर क्या देखते जाओ, टैक्स देखते जाओ कि भाई कितना टैक्स बनता है, कितना टैक्स नहीं बनता। तो उम्मीद है ये चैप्टर, है ना, आपका समाप्त होता है बहुत ही शानदार जानदार तरीके से, राइट। पूरे चैप्टर को फिर से देख लो, सीक्रेट कोड्स को फिर से देख लो। मैंने आपके इस चैप्टर की प्लेलिस्ट बना दी है। मेरे चैनल पे जाने के बाद आपको वीडियोस के बगल में एक और ऑप्शन दिखेगा, प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, वहां पे लिखा आएगा क्लास 11th नेचर ऑफ बिजनेस चैप्टर नंबर 1, इस तरीके से कुछ लिखा आएगा। तो क्लास 11th के चैप्टर 1 पे आप क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको वहीं मिलेंगी। ऐसे ही चैप्टर 2 की जो इंपॉर्टेंट क्लिप्स हैं और वीडियोस हैं वो मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। और आज का ये सत्संग याद रखेंगे कि 5 साल के बाद हमें कहाँ देखना है, कभी भी प्राइस टैग नहीं देखना, प्राइस टैग की तरफ नहीं देखना, राइट। वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर, राइट। आई एम शॉपिंग विदाउट सीइंग द प्राइस टैग। तो चलिए इसी जोश के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं मिलूंगा आपको एक नए लेक्चर में, एक नई कहानी, एक नई उम्मीद के साथ कि हमें टॉप करना है, पूरे में से पूरे नंबर लेके आने हैं, ठीक है। जो भी बुक आपके पास है उससे पढ़िए, रिवाइज कीजिए, एमसीक्यू करिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कोई भी दिक्कत आए मुझसे पूछिए। तो मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक क्या करना है, दुआओं में याद रखना है।